हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे यूजीसी के नए ड्राफ्ट के रिगार्डिंग, जिस प्रकार ये असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया, उनका प्रमोशंस वगैरह प्रोसेस को बदल दिया गया है। इसके रिगार्डिंग आज हम लोग बात करने वाले हैं। और यूजीसी ने जिस प्रकार नियमों में बदलाव किया है, न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट। अब अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो नया रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, इसी पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और डिस्कस में एक महत्वपूर्ण आर्टिकल को आज हम लोग शामिल करेंगे। जो आर्टिकल के राइटर कौन है? एक्स यूजीसी चेयरमैन, जिसके काल में एपीआई सिस्टम बना था और अब एपीआई सिस्टम को हटा दिया गया है। अभी उस पर आप सभी से आवश्यक हालांकि सुझाव मांगे गए हैं, लेकिन ये सुझाव कुछ नहीं होगा। जो सरकार को करना है वही करेंगे, ये बस फॉर्मेलिटी होता है। ऑनलाइन आपसे सुझाव मांगे गए हैं। एक्चुअली जब ड्राफ्ट बना है काफी सोच समझ के बनाया गया है। और इनका कहना है हम लोग एनईपी जो बना है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसी को फॉलो करने के लिए ये ड्राफ्ट बनाया है। तो बस उनका मंशा क्लियर है कि नई एजुकेशन पॉलिसी को हम लोग अगर इसको कर सकते फलीभूत करना चाहते हैं तो एनईपी के तहत ये क्राइटेरिया सूट नहीं करता है, क्राइटेरिया को चेंज करें। क्राइटेरिया चेंज होगा, बस उसमें एक फॉर्मेलिटी है कि नहीं, आप सभी से भी आवश्यक सुझाव मांगा गया तो सुझाव मांगा गया, लेकिन वही होगा जो सरकार पहले ऑलरेडी सेट कर रखी है। तो इससे किसको फायदा होगा और कौन सा नियम अच्छा है, इस पर आज हम लोग बात करेंगे। एपीआई सिस्टम अच्छा था, ये एपीआई को हटा दिया गया और नई नियुक्ति प्रक्रिया है। नई नियुक्ति प्रक्रिया में कुछ बच्चे कहती नहीं एपीआई हटा दिया बहुत अच्छा हुआ, एपीआई हटा दिया बहुत अच्छा हुआ, लेकिन नया क्राइटेरिया को भी आप समझिए। नया क्राइटेरिया क्या कहता है, किस प्रकार से चयन होगा? ऐसा तो नहीं कह रहा कि आपको एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन होगा। एग्जाम बेस्ड अगर हर एक यूनिवर्सिटी करे, हर एक कमीशन करे एग्जाम बेस्ड, तब तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। एग्जाम बेस्ड नहीं हो रहा है ना। क्या है क्राइटेरिया, किस प्रकार नया रेगुलेशन के तहत आपका चयन होगा, ये देखने वाली बात होगी। और अगर आपको आज एपीआई से नफरत है, हो सकता है उससे ज्यादा नफरत उस प्रोसेस से हो जाए। एपीआई में क्या फायदा है, क्या नुकसान है, और नए प्रोसेस में क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इन सभी मैटर्स पे डिटेल्स में आप लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहना है। और अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आपका गोल है पीएचडी करना है ना, हायर एजुकेशन में अपना टारगेट अगर आपने सेट कर रखा है, तो ये चैनल आपके लिए है। यहाँ इस प्रकार के वीडियो आपको हर दिन अपलोड की जाती है। तो चलिए देखते हैं और एक आर्टिकल पर हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर नया ड्राफ्ट लागू हुआ, और ये लागू होगा, नया ड्राफ्ट लागू हुआ, अगर मगर कुछ नहीं, नया ड्राफ्ट लागू होगा। 28 फरवरी तक आपसे आवश्यक सुझाव मांगे गए और ये निश्चित रूप से लागू किया जाएगा। आप सुझाव देते हैं तो ठीक है, आपका सुझाव वहां पे रखा गया, लेकिन उनका जो कहना है सरकार का कि हम लोग एनईपी को फुलफिल करने के लिए इस प्रोसेस को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि एपीआई सिस्टम वहां पे सूट नहीं हो रहा है। तो यानी चेंज होना है, वो डन है, चेंज होगा ही। तो बदल जाएगा कॉलेज शिक्षकों की नियुक्ति का कायदा, नियुक्ति प्रक्रिया बदल जाएगी। तो पहले इस आर्टिकल को अच्छे से हम लोग रीड करते हैं, फिर अपना एनालिसिस करेंगे। और सर कौन है इनके बारे में बता दें आपको। इनका आर्टिकल है सुखदेव थोराट, सर है सुखदेव थोराट, पूर्व अध्यक्ष यूजीसी। 2010 में जब ये आपका एपीआई बेस्ड सिस्टम लागू हुआ था, उस समय चेयरमैन यही थे यूजीसी के। तो यूजीसी के पूर्व चेयरमैन है, तो उनका वक्तव्य काफी मायने रखता है। इसी का ये आर्टिकल है, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ क्या कहा जा रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के प्रावधानों के अमल में लाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने तेजी से नए नियम बनाने शुरू कर दिए हैं। उसने नियमों को जल्दी लागू करने के लिए एक अभिनव तरीका खोजा है। क्या किया है? जटिल मुद्दों पर भी ऑनलाइन फीडबैक मंगाना। जटिल मुद्दों पर ऑनलाइन फीडबैक मंगाकर एक प्रकार से कर सकते हैं, दिखा दिया जाएगा हमने मुद्दों पर इतना फीडबैक लिया। ऐसा तो ये डाटा तो जारी नहीं करेंगे कितने लोगों ने क्या फीडबैक दिया, बस है कि फीडबैक लिया। अब कितने लोगों ने फीडबैक इसके पक्ष में दिया या विपक्ष में दिया, वो डाटा कहीं मिलता है क्या? नहीं मिलना है। ये मैंने पहले ही कह दिया, ये बस एक तरीका है अपने आप को जस्टिफाई करने का। होगा वही जो सरकार चाहेगी। सरकार की मंशा पहले से क्लियर है, इस नए रेगुलेशन को अडॉप्ट किया जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर को चयन करने के लिए। यानी मान लीजिए कि नई प्रक्रिया आ गई तो क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, उस पर बात करते हैं। तेजी से बनाए गए नियमों की श्रृंखला में नवीनतम है विश्वविद्यालय कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति व पदोन्नति यानी प्रमोशन के लिए न्यूनतम योग्यता
और पात्रता शर्तों का मसौदा ड्राफ्ट जो बना है, राज्य सरकारों द्वारा कुछ प्रावधानों को दूरगामी परिणाम वाला माना जाता है, जिसमें कुलपति की नियुक्ति भी शामिल है। हालांकि एक विवादास्पद मुद्दा 15 साल से चल रही स्कोर आधारित शैक्षणिक प्रदर्शन संकेतक प्रणाली यानी एपीआई को लेकर जो विरोध हो रहा है, अब इस पर ये कह रहे हैं कि एपीआई को खत्म करने का कदम है। यानी अब ये जो नया ड्राफ्ट है क्या कर रहा हुआ, एपीआई है ना, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को खत्म करने का कदम है। एपीआई को खत्म करने का कदम शिक्षकों के मूल्यांकन, पदोन्नति और सीधी भर्ती प्रक्रियाओं को व्यक्तिपरकता की ओर ले जाता है। अगर ये एपीआई बेस्ड को खत्म कर देती है, ये व्यक्तिपरकता हो जाएगा, पर्सनल हो जाएगा ना, पर्सनल अचीवमेंट के आधार पर कोई प्रमोशन पा लेंगे, कोई नहीं पाएंगे। अभी लागू एपीआई प्रणाली का क्या अर्थ है, अभी अर्थ को समझिए। एपीआई प्रणाली का अर्थ है कि एपीआई प्रणाली गुणवत्ता मूल्यांकन समिति के लिए आवश्यक योग्यता, शिक्षण अनुभव, शोध कार्य और अन्य शैक्षणिक योगदान को निर्धारित करती है। एपीआई क्या करती है, क्या उनका योग्यता है, शिक्षण अनुभव क्या है, शोध कार्य वो किस प्रकार करेंगे, ये सब उनके योगदान को निर्धारित करती है। क्योंकि इसमें ये साफ साफ कर दिया गया था कि अगर किसी को प्रमोशन लेना है, चाहे वो असिस्टेंट से एसोसिएट बनना है, एसोसिएट से प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए नया वेतनमान में जाना है, तो उनके लिए क्या था ना कि आपको एपीआई बढ़ाना होगा। एपीआई बढ़ाने के साथ साथ एपीआई बढ़ाने के दौर में क्या होता था, उसका वहां पर जो पढ़ने पढ़ाने पठन पाठन से जुड़े रहने का जो सिलसिला था वो काफी अच्छे से कायम रहता था एपीआई में। एपीआई इसको हासिल करना जरूरी था। इससे क्या होता था कि उनका जो भी चाहे वो एसोसिएट बने चाहे वो प्रोफेसर बने, संकाय सदस्य को शिक्षण और शोध और अन्य शैक्षणिक उपलब्धियों के आधार पर न्यूनतम एपीआई इसको हासिल करना जरूरी था। और साक्षात्कार जो इंटरव्यू होता था बस उसके डोमेन ज्ञान का आकलन उसमें किया जाता था। दूसरा कारण यह था कि अकादमिक प्रदर्शन को मापने से व्यक्तिपरकता खत्म होगी। आपका एकेडमिक से क्या होगा, व्यक्तिपरकता खत्म होगी और वस्तुनिष्ठता व पारदर्शिता आएगी। जी हाँ, ट्रांसपेरेंसी आती थी। अगर आपका एपीआई बेस्ड सिलेक्शन होता है वहां ट्रांसपेरेंसी आती थी, जिसका एपीआई इतना है वो आपको वेबसाइट पे डाल दी गई, इसका इसमें इतना पॉइंट है उसमें इतना पॉइंट है। इससे क्या होता था कि पहला जो फायदा था कि उसको काम करने का है ना, अपना शिक्षण अनुभव को बढ़ाने का, शोध को बढ़ाने का एक जिज्ञासा होता था कि नया वेतनमान में जा सके। उनका ये फायदा उधर तो था ही। दूसरा फायदा क्या था, इसमें पक्षपात, भेदभाव, भाई भतीजावाद जो सिस्टम था ना वो यहाँ पर लागू नहीं हो पाता था। भाई भतीजा वाला सिस्टम यहाँ लागू नहीं होता था। और इसका अभी हम लोग देख रहे हैं फायदा, ठीक है, यहाँ भ्रष्टाचार की आशंका भी कम या खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर एपीआई बेस्ड होता था तो वहां पर सेटिंग चलता नहीं था कि आपका पॉइंट इतना हो रहा है, तो भ्रष्टाचार मुक्त था ये व्यवस्था। इससे क्या होता था कि शिक्षण समुदाय को अनुसंधान, शिक्षण में सुधार, ओरिएंटेशन कोर्स सहित अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से पदोन्नति के लिए शर्तों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। और इससे जाने अनजाने वो उनको फायदा होता ही था, देश को भी फायदा होता था। नए नए रिसर्च सामने आते थे, अब उस दिशा में वो काम करते रहते थे। अब नई व्यवस्था से में क्या हो जाएगा, नई व्यवस्था पर बात करते हैं। जो नया ड्राफ्ट अभी है उस पर हम लोग बात करते हैं। नया ड्राफ्ट से क्या क्या फायदा है, क्या क्या नुकसान है, ठीक है। तो चलिए नई व्यवस्था को आप पहले समझिए। नई व्यवस्था ये नहीं है कि अब आपका एपीआई को हटा दिया एग्जाम से सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। इस चीज को याद रखिएगा। एपीआई को हटा दिया गया है तो अब आपका एग्जाम से सिलेक्शन होगा, सभी के लिए बराबर फील्ड होगा, ऐसा नहीं है। क्या है समझिए, इसको अच्छे से समझिए। अब नई व्यवस्था में क्या होगा ना, वस्तुनिष्ठ नियुक्ति पदोन्नति के बजाय विवेकाधीन पदोन्नति की ओर हम बढ़ेंगे। कॉलेज विश्वविद्यालयों में नियुक्ति और पदोन्नति के संबंधी फैसला को पूरी तरह चयन समिति के हवाले कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है ना, चयन समिति। एक चयन समिति बनेगी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, और वही चयन समिति आपका रिकमेंडेशन करेगी नियुक्ति का। तो क्या हुआ, क्या फायदा हुआ, चयन समिति पे आप डिपेंड हो गए। पिछला बार भी यही था चयन समिति, लेकिन उसमें आपका एपीआई क्लियर था, एपीआई को आप बदल नहीं सकते थे, जो है उसी के अनुसार आपका चयन होना था। अभी यह है कि आपका चयन समिति के पास चला गया, और चयन समिति किस आधार पर आपको
रिक्रूटमेंट करेगी, किस प्रकार आपको चयन करेगी, उसको भी पूरा डिफाइन करने का जरूरत है अभी। अभी किस प्रकार करेगा, तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ऐसे में जो पॉइंट्स है उनका, उस पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे मैंने रेड इसको कर दिया है। तो देखिए चयन समिति अगर रहेगी तो चयन समिति पक्षपात का आरोप उस पर लग सकता है। चयन समिति में अगर किसी का अप्रोच है तो वहां पक्षपात हो सकता है, भेदभाव हो सकता है, क्योंकि एपीआई में आपका स्कोर क्लियर था तो वहां पे भेदभाव नहीं कर सकते, आपका पॉइंट जो है तो बना हुआ है। यहाँ पर ये पक्षपात और भेदभाव आपका होगा। यूजीसी ने अब क्या कहा, चयन समिति को ही सबसे शक्तिशाली बना दिया, यानी चयन समिति ही सर्वे सर्वा है। और चयन समिति में कौन रहेंगे, यूजीसी के लोग, यूजीसी के तो नहीं रहेंगे, आपके यूनिवर्सिटी और कॉलेज के रहेंगे, यानी वहां पर उनसे अप्रोच बनाकर उनसे संबंध स्थापित कर फायदा लिया जा सकता है। और जो पॉइंट्स इसने बनाए हैं किस आधार पर चयन करेंगे उसको भी आप देख लीजिए। नई प्रणाली या ताजा नियमन में 9 योग्यताएं पेश की गई। ये 9 योग्यताएं होनी चाहिए और उसको भी अभी फिलहाल अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया। 9 योग्यता में क्या है आप देखिए। 9 योग्यता में अभिनव शिक्षण योगदान, यानी आप कुछ नया इनोवेटिव एजुकेशन के क्षेत्र में आपका योगदान रहे। दूसरा कहा जा रहा है अनुसंधान या शिक्षण प्रयोगशाला विकास में आपका योगदान है। परामर्श प्रायोजित अनुसंधान निधि आपके अंतर्गत हो। भारतीय भाषाओं में शिक्षण में आपका योगदान हो। भारतीय ज्ञान प्रणालियों में शिक्षण और अनुसंधान, छात्र इंटर्नशिप, परियोजना पर्यवेक्षण, डिजिटल सामग्री निर्माण, सामुदायिक जुड़ाव व सेवा और स्टार्टअप, इन चीजों को ऐड किया गया। ये सारी चीजें आपके योग्यता में देखी जाएगी अब। लेकिन इसका कोई पैमाना नहीं है ना। जैसे कि मेरा मैट्रिक में अगर मान लीजिए 60% है, इतना पॉइंट बनेगा। अगर इंटर में मेरा 80 है तो इतना पॉइंट बनेगा। ये क्राइटेरिया फिक्स था 2018 के रेगुलेशन के अनुसार। लेकिन इसका क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि हम नया स्टार्टअप में मेरा क्या योगदान है, किस लेवल का मेरे स्टार्टअप को जस्टिफाई कौन करेगी, वो समिति, कि मेरा स्टार्टअप को वो रिकमेंड करती है कि नहीं, उसको अच्छा मानती है कि नहीं। अगर डिजिटल सामग्री अगर हम बनाते हैं एजुकेशन के क्षेत्र में तो मेरा डिजिटल सामग्री बेस्ट है कि बेटर है कि गुड है, ये कौन डिसाइड करेगी, वो समिति है ना। और उसका कोई क्राइटेरिया तो नहीं है किस प्रकार के डिजिटल सामग्री को 1 नंबर पे रखेंगे, किसको 2 नंबर पे रखेंगे। ये अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। अगर ये पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ तो हम सच बता रहे हैं कि एपीआई को याद करना होगा आपको फिर से एपीआई के लिए लड़ना होगा। एपीआई बेस्ड सिलेक्शन अच्छा था, ये आपको इस पर आवाज उठाना होगा, क्योंकि ये बड़ा ही घोलमेल वाला सिस्टम है। ये जो तरीका देख रहे हैं, ये जो यहाँ पर 9 पॉइंट्स आप अंडरलाइन मैंने किया है, इसको आप देखिए। इसमें आप किसी को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कोई फिक्स पैमाना नहीं है आपको जज करने का, कौन आगे है कौन पीछे है। यहाँ सब कुछ चयन समिति ही डिसाइड करेगी। तो चयन समिति जो चाहेगी वही होगा नए ड्राफ्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जो हमारे अभी एक्स यूजीसी चेयरमैन है उनका ये कहना है। और उनका ये कहना गलत भी नहीं है, वो वेल एक्सपर्ट है। और जो चीजें यहाँ पर है 9 चीजें आप देख लीजिए, इसके आधार पर अगर आपको चयन किया जाएगा तो आपको घुमा घुमा कर रखा जाएगा, चयन जिसका होना है उसी का होगा। ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इन योग्यताओं को अच्छी तरह से परिभाषित करने की जरूरत है। अभी इनको परिभाषित ही नहीं किया गया है। ध्यान रहे, शिक्षण या अनुसंधान पर सीमित प्रभाव वाली ये योग्यताएं संभावित रूप से शिक्षण और अनुसंधान के लिए मौलिक कर्तव्यों से हमारा ध्यान भटका सकती है। ये आपने जो 9 एरिया दे दिया है, एक सामान्य सा प्रोफेसर जो बनेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर, उनका हर क्षेत्र में क्या मतलब उपलब्धि रहेगी और इससे उसको क्लासेस में क्या फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे कह सकते एक प्रकार से कंफ्यूजन वाली स्थिति है। फिलहाल जो नया ड्राफ्ट है वो कंफ्यूजन क्रिएट वाली स्थिति करके फिलहाल रखा हुआ। अभी ये ड्राफ्ट अभी कह सकते हैं बनने की अवस्था में बनी नहीं है, तो अभी इस पर बहुत ज्यादा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अगर इस प्रकार का क्राइटेरिया है तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। अब देखिए, अब चयन समिति सर्वव्यापी है, इनका क्या कहना है। अब जो चयन समिति है वही सर्वव्यापी है, वही जो करेगी उसी के अनुसार सारा काम होगा। चयन समिति सर्वव्यापी है, यह तय करना चयन समिति के विवेक पर छोड़ दिया गया कि शोध प्रकाशन यथोचित पत्रिका में हुआ है या नहीं। जाहिर है विश्वविद्यालय में नियुक्ति और पदोन्नति के समय अब ज्यादा सचेत रहना होगा, ताकि एपीआई स्कोर के अभाव में पूर्वाग्रह और भेदभाव की गुंजाइश न बढ़ जाए। यहाँ साफ साफ इनका संशय है, इससे पूर्वाग्रह
भेदभाव भाई भतीजावाद यहाँ पर बढ़ेगा। चयन समिति से संपर्क स्थापित करने का लोग प्रयास करेंगे। और जैसा मैंने पहले कहा कि एपीआई हटा दिया जाएगा और सरकार जो ड्राफ्ट ला रही है उसको अप्रूव करा कर रहेगी, चाहे आपका फीडबैक कुछ भी रहे। इसका एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं, यूजीसी केयर लिस्ट को हटा दिया गया है। वेबसाइट पे यूजीसी केयर लिस्ट को ऑलरेडी हटा दिया गया है। इस पर मैंने आप सभी के लिए वीडियो भी बनाया था। और अब पीर रिव्यू जर्नल में भी आपका आर्टिकल छपेगा तो पॉइंट दिया जाएगा। उसमें भी अभी पीर रिव्यू के लिए भी एक समिति बनी है। कौन सा पीर रिव्यू माना जाएगा, पीर रिव्यू में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स उस जर्नल में होने चाहिए, जो फुलफिल करती हो उस आर्टिकल को आपको फॉलो किया जाएगा, उस आर्टिकल को वैलिड माना जाएगा। तो यानी एपीआई को हटाया जाएगा, यूजीसी माइंडसेट कर चुकी है। और इसका एक एग्जांपल है, यूजीसी केयर लिस्ट को हटा दिया गया है। यूजीसी केयर लिस्ट को हटा दिया गया है। एक आप ट्रेलर देख सकते हैं। आने वाले समय में जो आपसे फीडबैक लिया गया है वो फीडबैक कोई मायने नहीं रहेगा। जो ड्राफ्ट बना है उस ड्राफ्ट को वैसे ही यहाँ पर लागू कर दिया जाएगा, देख लीजिएगा। तो चलिए, ये बड़ी अपडेट थी। और पीर रिव्यू का जो पैरामीटर्स बनेगा उस पर भी सुझाव मांगे गए। नहीं, लंबा सफर है। पहला तो 28 तक आपको अभी ये करना है, 28 तक आपको कंप्लेन जो फीडबैक मांगा गया है 28 फरवरी तक आपको फीडबैक देना है। इसके बाद फिर पीर रिव्यू पर कौन सा पीर रिव्यू, किस प्रकार का पीर रिव्यू रहेगा, उसका पैरामीटर्स पर सुझाव मांगे गए हैं। उसके लिए भी एक सूची में मतलब समिति बनी है, वो समिति आवश्यक सुझाव देगी। फिर पीर रिव्यू के बारे में भी गाइडलाइन आएगा, उसमें कितने पीर रिव्यू जर्नल भी छट जाएंगे, है ना। फिर ऐसे ही भागम दौड़ वाला वहां भी सिस्टम चलेगा, है ना। इस पीर रिव्यू का पॉइंट मिलेगा, इस पीर रिव्यू में नहीं मिलेगा, वहां भी स्थिति मिला जुलाकर यही है। लेकिन सारा जो नियुक्ति प्रक्रिया वो चयन समिति करेगी, ये बिल्कुल भी उचित नहीं प्रतीत होता है। और आगे जैसे क्या होता है, अपडेट आती है तो आपको इसकी सूचना सबसे पहले एग्जाम फाइटर नंबर पे एक्सप्लेन के साथ मिल जाएगी। तो फिलहाल आपका क्या कहना है, पुरानी नियुक्ति प्रक्रिया सही है या जो अभी नियुक्ति प्रक्रिया हो रही है वो सही है? आप अपने विचार को कमेंट में रखें, क्योंकि आपके कमेंट को पूरा कर सकते हैं। जो भी हायर एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं इंडिया में वो पढ़ेंगे, आपके कमेंट के अनुसार वो आगे की दिशा और दशा तय करेंगे। आप कमेंट जरूर करें। पक्ष और विपक्ष में कुछ भी हो सकता है, किसी एक के साथ में कोई इसके पक्ष में भी जा सकते हैं एपीआई के पक्ष में, कोई एपीआई के खिलाफ नए के पक्ष में जा सकते हैं। आपका जवाब, आपका कमेंट बिल्कुल तार्किक होना चाहिए, क्योंकि आप हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, आपका गोल हायर एजुकेशन है। शब्दों की मर्यादा के साथ अपने तर्क को रखें। आप सभी को आमंत्रित करता हूं, आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और अपने विचारों को रखें, ताकि आपके विचारों से भी हम भी कुछ सीख सकें और जो इस देखेंगे, है ना, वो भी कुछ समझ सके, एक नया निष्कर्ष पर पहुंच सके। अभी भी फीडबैक में समय है, उसके बाद और अच्छे से फीडबैक भी दिया जा सके। और इसके लिए भी डिमांड किया जाए कि जो फीडबैक मिल रहा है उस सभी फीडबैक को भी प्रकाशित किया जाए, ताकि ये पता चल सके अधिकतर लोगों का झुकाव किस ओर है। सरकार से ये भी डिमांड किया जाएगा, अधिकतर जो भी आपसे फीडबैक आपने लिया है उस फीडबैक को आप प्रकाशित कीजिए अपने पोर्टल पे, ताकि हम लोग भी देख सके, बच्चे भी देख सके, सभी स्टूडेंट देख सके क्या चाहते हैं। सभी जो भी हायर एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, हायर एजुकेशन से जुड़े हुए एस्पायरेंट्स हैं, वो क्या चाहते हैं, सभी को पता चल सके। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ नए वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।